जौहरी। क्रिकेट की दुनिया का, क्रिकेट के इतिहास का ये वो केस है जो पहले कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी होना नहीं चाहिए। दुनिया में वर्ल्ड कप चल रहा था, क्रिकेट का पूरा फीवर था साल 2007, और उस वर्ल्ड कप के बीचों बीच पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर की रहस्यमय तरीके से उनके होटल के रूम में मौत हो जाती है। अचानक से खबर आई कि बॉब वुलमर की मौत हो गई। क्या हुआ था उस रात बॉब वुलमर के साथ जमाइका के उस होटल के रूम में, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। लेकिन इसके बाद इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चली और इसमें कई सारे सवाल सामने आए कि क्यों पाकिस्तान टीम के जो असिस्टेंट कोच थे मुश्ताक, उनके चेहरे पर खरोंच के निशान मिले थे उनकी नाक के ऊपर। उसके बाद क्यों टीम के जो मैनेजर थे तलत, उन्होंने अपना, जिस दिन बॉब वुलमर की मौत हुई थी उस दिन अपना नाम चेंज किया था होटल में दूसरा रूम लेने के लिए। ये ऐसे तरह तरह के सवाल आए। इसके बाद फेक ऑटोप्सी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन में डिले, ये सब क्यों किया गया? बॉब वुलमर की जो डेथ थी उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से क्यों नहीं हुई? ये सारे बड़े सवाल यहाँ पे निकल के आज इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ इस इंसिडेंट को हमेशा के लिए दबा क्यों दिया गया, ऐसा क्या रीज़न था, तो ये सब आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि बॉब वुलमर का जन्म जो था वो भारत में ही हुआ था। 14 मई 1948 को भारत के कानपुर में बॉब वुलमर का जन्म होता है। पिता उनके सिविल सर्वेंट थे उस समय, और साथ में आज़ादी के पहले भारत में जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो होता था, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट, उसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस की टीम से खेला करते थे इनके पिता। आज़ादी के बाद ये पूरा जो फैमिली थी वो इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड के केंट में जाके ये लोग रहने लगे। केंट में सेटल होते हैं, वहीं पे इनकी स्कूलिंग हुई, इन्होंने कई सारा क्रिकेट वहाँ पे खेला। और इसके बाद 1975 में इंग्लैंड की टीम में शामिल होते हैं। और इनका पहला जो डेब्यू मैच था बॉब वुलमर का, वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होना था लॉर्ड्स में। वहाँ पे इन्होंने अपने करियर की क्रिकेट में शुरुआत की। लेकिन क्रिकेटिंग करियर कुछ खास इनका रहा नहीं उस तरह से, मतलब ये देखा जाए तो कई सारे विवादों में लगातार रहे उस करियर के दौरान। लेकिन इसी के बाद रिटायरमेंट होता है, और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम को कोच करना शुरू किया। ये साउथ अफ्रीका टीम के कोच बनते हैं बहुत ही क्रूशियल समय पर। यहाँ पे दुनिया ने ये देखा था कि चाहे एक क्रिकेटर एक अच्छा उसका करियर ना रहा हो, लेकिन वो एक अच्छा कोच ज़रूर बन सकता है। तो यहाँ पे बॉब वुलमर अब कोच करना शुरू करते हैं और साउथ अफ्रीका टीम को, और साथ में इनको क्रिकेट की दुनिया का एक तरह से इनोवेटर कहा जाता है, क्योंकि ये अकेले वो ऐसे शख्स थे पहले जिन्होंने लैपटॉप्स को और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को खिलाड़ियों के साथ इन्वॉल्व करवाया था। खिलाड़ियों को उनसे एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया था कि किस तरह से लैपटॉप्स का और कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज़ किया जा सकता है क्रिकेट के अंदर। साउथ अफ्रीका की टीम को बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम में इन्होंने संभाला था। इसके बाद में उसको बेस्ट टीम भी बनाया था क्रिकेट की, जो टेस्ट क्रिकेट की बेस्ट टीम बनाए तक इन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम को ध्यान दिया। उसके बाद में इनका जो एक बहुत बड़ा केस जो हुआ था साउथ अफ्रीका टीम के साथ में, जिसमें पूरी दुनिया ने पहली बार ये वर्ड सुना था, मैच फिक्सिंग का वो केस, जिसमें साउथ अफ्रीका टीम के हैंसी क्रॉन्स, उनको सस्पेंड कर दिया गया था लाइफ टाइम के लिए, उन पर बैन लगा दिया गया था। उनका नाम सामने आया था मैच फिक्सिंग में। इन सब पूरे, इस समय बॉब वुलमर जो थे वो कोच थे साउथ अफ्रीका टीम के, इन्होंने बहुत ही नज़दीकी से देखा था इस पूरे जर्नी को, जो हैंसी क्रॉन्स का जो नाम आया था, पूरा क्रिकेट की मैच फिक्सिंग जो हुई थी। कई सारे सीक्रेट ये उस समय से जानते थे इसके बाद 2004 आता है। 2004 में इन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया, और ये वो चैलेंज था जिसके लिए इनसे सबने कहा था कि ये आप क्रिकेट का सबसे ज़्यादा टफेस्ट जॉब वो ले रहे हैं अपने लिए। ये जॉब था पाकिस्तान टीम को कोच करने का। इन्होंने 2004 में पाकिस्तान टीम को कोच करने का चैलेंज लिया, और इसके साथ ही उसके कोच बन जाते हैं। पाकिस्तान की टीम को कोच करना इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि ये वो टीम है जहाँ पर टैलेंट बहुत सारा है, बेहद ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन नेपोटिज्म और ऑफिशियल जो पॉलिटिक्स है उस टीम की, जो पुराने क्रिकेटर्स की पॉलिटिक्स चली आती है, टीम के अंदर दखल रहता है, इसके चलते ये टीम हमेशा पीछे रह जाती थी। तो यहाँ पे इस समय पे इन्होंने पाकिस्तान टीम को कोच करना शुरू किया और उसको अपना गोल्डन टाइम दिखाया। इनके दौरान जब ये कोच थे तब पाकिस्तान टीम का बहुत ज़्यादा शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बीच में ही 2004 से लेकर 2007 के बीच में कई बार पाकिस्तान टीम का मैच फिक्सिंग में भी कुछ प्लेयर्स का नाम आया। साथ में शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को टेस्ट में सस्पेंड भी कर दिया गया था टेस्ट मैच से, क्योंकि इन लोगों ने जो नेड्रोलिन ड्रग होता है वो लिया हुआ था, तो इसकी वजह से ये सब सस्पेंड भी होते हैं। ये सब बॉब वुलमर ने देखा पाकिस्तान टीम के साथ में, लेकिन उन्होंने कोच करना इनको जारी रखा। इस बीच में इनकी कई सारे प्लेयर्स से पाकिस्तान के पर्सनल एक तरह से प्रॉब्लम्स हुई। इंजमाम उल हक के साथ हम बताते हैं कि जो कैप्टन थे उस समय इंजमाम पाकिस्तान टीम के, उनके साथ बॉब वुलमर की कभी बनी नहीं। इंजमाम ने उनको ये समय आ गया था जब इंजमाम ने उनको ये कहा था कि आपका कोई भगवान नहीं हो। ये इसलिए कहा था क्योंकि बॉब वुलमर ने ये इंजमाम से कही थी बात कि जो टीम के प्लेयर्स हैं वो प्ले से ज़्यादा प्रे पर ध्यान देते हैं,
वो खेलने से ज़्यादा प्रार्थना करने पर ध्यान देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको सही करना चाहिए। लेकिन इंजमाम ने यहाँ उनसे कहा था कि आप ये चीज़ नहीं समझ सकते क्योंकि आप नास्तिक हैं, आपका कोई भगवान नहीं है, और ये बहुत दुख की बात है कि आपका कोई भगवान है नहीं। यहाँ तक ये हुआ कि इतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी थी बॉब वुलमर की पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ में, टीम के साथ में, कि शोएब अख्तर के साथ में बताते हैं कि इनकी हाथापाई तक हो गई थी। शोएब अख्तर ने इनको ऐसा बताया जाता है कि इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। लेकिन टीम के साथ रहे लगातार बॉब वुलमर, और इसी के साथ पाकिस्तान टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, शानदार परफॉर्मेंस दी, इंग्लैंड को हराया। और इसके बाद अब बारी आ चुकी थी वर्ल्ड कप की, क्योंकि अब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। अब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, वर्ल्ड कप शुरू हुआ, और यहाँ से अभी आप सुनिएगा ये मिस्ट्री किस तरह से शुरू होती है। पाकिस्तान की टीम किंगस्टन में, जमाइका के किंगस्टन में जमाइका पेगासस होटल में ठहरी हुई थी। बॉब वुलमर का यहाँ पे जो कमरा था, क्योंकि कोच और कप्तान को अलग से एक कमरा, उनका सिंगल खुद का कमरा मिलता है, तो बॉब वुलमर का कमरा यहाँ पे 12वें फ्लोर पे था। 374 रूम नंबर था उनका, 374। यहाँ पे अब पहला मैच जो था पाकिस्तान का वो वेस्ट इंडीज के साथ में था, और वेस्ट इंडीज के साथ अपना पहला ही मैच वर्ल्ड कप का पाकिस्तान हार जाता है। बॉब वुलमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा निराश थे। अगला मैच जो था वो आयरलैंड के साथ में था, एक बहुत ही ज़्यादा छोटी टीम, मतलब वर्ल्ड कप की उस समय की अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा छोटी टीम मानी जाती थी, सबसे ज़्यादा कमज़ोर टीम मानी जाती थी आयरलैंड की। उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे आयरलैंड के साथ मैच था 17 मार्च को, और इसके एक दिन पहले 16 मार्च को ही ये बताते हैं कि कुछ लोग, कुछ गेस्ट आए पेगासस होटल में पाकिस्तान की तरफ से, और वहाँ से उन लोगों की ये पार्टी शुरू होती है, प्री मैच कॉकटेल पार्टी। ये प्री मैच कॉकटेल पार्टी हुई, इसमें पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर्स थे, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थे, और टीम के जो ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ के स्टाफ था, वो सब यहाँ पे शामिल होते हैं। बॉब वुलमर इस पार्टी के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनके मुताबिक टीम को इस समय रेस्ट करने की आवश्यकता थी, उनको अगले दिन मैच भी खेलना था। तो यहाँ पे ये पार्टी शुरू होती है, और ऐसा बताया जाता है कि कुछ रिपोर्टर्स को देखकर अचानक बॉब वुलमर यहाँ पे गुस्सा हो गए थे, और ये गुस्सा होते हुए ये कहते हैं कि इमरान खान और जावेद मियांदाद ने इन लोगों को भेजा है मेरे बारे में गलत छापने के लिए। उनका ये कहना ये बताता है यहाँ पे कि उस समय भी पाकिस्तान टीम के अंदर जो उनके पुराने खिलाड़ी थे उनका दखल रहता था, और ये बॉब वुलमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये गेम पर, खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब ये अगला दिन आता है 17 मार्च 2007, जब आयरलैंड के साथ में मैच था पाकिस्तान का। उस समय आयरलैंड बहुत ही कमज़ोर टीम थी, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले ही बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुकी थी, लगातार जीतती आ रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उस मैच में कि करीबन 132 रन पर पूरी पाकिस्तान की टीम सिमट गई, और आयरलैंड ये मैच जीत गया। आयरलैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। बॉब वुलमर जो पहले से ही निराश थे पहली हार के बाद, वो यहाँ पे और ज़्यादा, उनका पूरा दिमाग ख़राब हो गया था एक तरह से। उनको ये हो गया था कि ये किस तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी खड़े होने लगे थे। आयरलैंड जैसी टीम के साथ में अगर पाकिस्तान की टीम हारती है, वही वर्ल्ड कप के अंदर मैच, तो यहाँ पे ये चीज़ सामने आने लगी थी कि कहीं ये मैच फिक्सिंग तो नहीं हुई है, कहीं पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने यहाँ पे मैच फिक्सिंग तो नहीं की है। क्योंकि ऐसे जब चीज़ें होती हैं तो सट्टेबाजों को बहुत ज़्यादा इससे मुनाफा होता है, जब नहीं पता होता कि बड़ी टीम है और वो छोटी टीम से हार सकती है, जीत सकती है। अगर बड़ी टीम हार जाती है तो यहाँ पे जो सट्टेबाज जिन्होंने छोटी टीम के ऊपर पैसा लगाया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। जब ये मैच हारी पाकिस्तान की टीम, बॉब वुलमर स्टैंड्स में बैठे हुए थे, उन्होंने अपना लैपटॉप तेज़ी से बंद किया, ज़ोर से बंद किया, ड्रेसिंग रूम में चले गए। ये ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, यहाँ से इस समय तक खबरें आने लगी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो बॉब वुलमर के पोस्टर जलाने लगे थे, क्योंकि इसी मैच के साथ में पाकिस्तान की जो टीम थी वो वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गई थी आयरलैंड से हारने के बाद। तो अब यहाँ पे खबरें भी आने लगी थी। बॉब वुलमर इससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। इस समय बताया जाता है कि 58 साल के बॉब वुलमर क्रिकेट को एक्सपोज करने के लिए, जो मैच फिक्सिंग है उसको एक्सपोज करने के लिए अपनी एक किताब लिख रहे थे। उसमें ये भी शामिल था कि जो उन्होंने हैंसी क्रॉन्स के टाइम पे साउथ अफ्रीका का जब वो कोच थे, उस समय पे जो उन्होंने चीज़ें देखी थी, और जो अभी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें देखी हैं पिछले कुछ सालों में जब से ये कोच रहे हैं, उसके ऊपर ये पूरी एक किताब लिखने वाले थे, मैच फिक्सिंग को एक्सपोज भी करने वाले थे। इस मैच के बाद इन्होंने मीडिया से कुछ बातचीत की, हल्की फुल्की इनकी बातचीत हुई, जो एक आखिरी फुटेज बॉब वुलमर का मिलता है। इसमें इन्होंने ये कहा था मीडिया के पूछने पर कि अब आप कंटिन्यू करेंगे एज अ कोच, तो इन्होंने कहा था आई वांट टू स्लीप ऑन माय फ्यूचर एज कोच, मतलब कि मैं अपने कोच के तौर पर ही मैं अपनी पूरी आगे की ज़िंदगी भी तय करता हूँ, मैं अपनी आगे की ज़िंदगी भी उसी तरह से रहूँगा, कोच ही रहूँगा। यहाँ से निकलने के बाद पेगासस होटल के बार में जाके बॉब वुलमर ने एक ड्रिंक पी, और इसके बाद में 7:30 बजे बताया जाता है कि वो अपने रूम में एंटर होते हैं, और आधे घंटे के बाद में उन्होंने रूम सर्विस को कॉल किया। उस समय उनके पास में रूम के अंदर एक फ्रेंच लग्जरी वाइन की एक बॉटल थी, मोए शेडेन की बॉटल थी उन्हें,
और ये बॉटल उनको दी हुई थी, ये गौर करने वाली बात है कि ये बॉटल उनको पाकिस्तान के शराब ना पीने वाले असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद ने दी थी। मुश्ताक अहमद ने उनको बोतल दी थी और ये उनके पास में ये बोतल उस रूम के अंदर थी। अक्सर ये जो बॉब वुलमर थे वो जल्दी सो जाते थे, लेकिन इस रात शायद वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे पाकिस्तान की इस हार से कि ये जो 17 मार्च की रात थी, 17 मार्च 2007 की, वो इस रात करीबन 3-3:15 बजे तक सोए ही नहीं थे। आधी रात तक वो सोए नहीं थे और 3:12 पर रात को उन्होंने अपनी वाइफ को केप टाउन में, गिल जो उनकी वाइफ थी, उनको मेल किया है और इस मेल में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और अपने कोचिंग के लिए भी उन्होंने, अपनी जो कोच उनका करियर है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कुछ उसमें बातें लिखी थी। इस मेल के बाद उस कमरे में क्या हुआ है ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। अगले दिन की सुबह पेगासस होटल की जो क्लीनिंग स्टाफ की बर्नीस रॉबिन्सन थी, उन्होंने जाके बॉब वुलमर का जो रूम का 374 रूम नंबर का गेट था उसको नॉक किया। उन्होंने अंदर से पूछा उनसे कि सर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि वहाँ से शराब की और वॉमिटिंग की बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा रूम के अंदर से। तो यहाँ पे कुछ देर नॉक करती हैं, इसके बाद में दूसरे रूम्स की साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए चली जाती हैं। ये दोबारा वापस आती हैं करीबन 10:30 बजे। 10:30 बजे इन्होंने, बर्नीस रॉबिन्सन ने दोबारा आके नॉक किया क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए। फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मास्टर की से उन्होंने यहाँ पे इस रूम का लॉक खोला। जब लॉक खोला तो थोड़ा अंदर जाके देखा तो जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग के उन्होंने जब थोड़ा सा अंदर जाके देखा तो उन्होंने ये देखा कि बिस्तर के ऊपर जो खिड़की से थोड़ी सी सनलाइट आ रही थी उससे ये देखा कि बेड पूरा खाली है, बेड के ऊपर कोई भी नहीं है। इसके बाद ये और आगे बढ़ती हैं। इन्होंने बेड के ऊपर जब जाके देखा रूम के अंदर तो वहाँ पे पिलो के ऊपर खून था। फिर यहाँ से इन्होंने देखा कि एक कुर्सी जो थी रूम की वो भी पूरी गिरी हुई थी नीचे, और इसी के साथ में जो पूरा रूम था उसके अंदर वॉमिटिंग की, उल्टी की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। अब जब ये आगे बढ़ती हैं और जब इन्होंने बाथरूम की तरफ बढ़ी जहाँ से ज़्यादातर बदबू जो थी वो आ रही थी, इन्होंने आगे बढ़ के देखा तो बॉब वुलमर अपने पेट के बल बाथरूम के अंदर गिरे हुए थे, नीचे पड़े हुए थे। उनकी नाक जो थी उस पर निशान थे चोटों के, आसपास खून फैला हुआ था, बाथरूम के अंदर खून था। और बाकी जो लोग थे उन लोगों ने भी जब आके देखा तो इसी तरह की कंडीशन थी। बॉब वुलमर उस समय मतलब नेकेड थे, वो उनकी सिर्फ टॉवेल उनके लिपटी हुई थी बॉडी पर। इसके साथ ही अब बाकी लोगों को बताया गया। करीबन 12:30 बजे इनको किंगस्टन के जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया और इसी के साथ ले जाते ही बॉब वुलमर को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ही ये यहाँ से खबर मिली लोगों को कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम का कोच बॉब वुलमर, एक बहुत ही सक्सेसफुल कोच, उनकी डेथ हो गई है ऐसी मिस्टीरियस हालातों में, पूरी दुनिया में खबर तेज़ी से फैल चुकी थी। और सबसे पहले लोगों को ये बताया गया कि क्योंकि बॉब वुलमर डायबिटिक थे, उन्हें डायबिटीज़ थी, तो ये हार्ट अटैक उन्हें आया है। लेकिन अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होना बाकी था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जमाइका के जो डेप्यूटी कमिश्नर थे उस समय और जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसके फॉर्मर ऑफिसर भी थे, 6.5 फीट के 6 फुट 6 इंच के मार्क शील्ड्स, एक बहुत ही तेज़ तर्रार ऑफिसर। मार्क शील्ड्स को जैसे ये केस दिया, मार्क शील्ड ने आते ही पाकिस्तान टीम की परेड करा दी। उन्होंने लगातार पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से, टीम मैनेजमेंट से पूछताछ करना शुरू कर दी, क्योंकि जब से उन्होंने ये जो रूम था, जो क्राइम सीन था, जो इस रूम को उन्होंने बॉब वुलमर के देखा था, उस बाथरूम को देखा था जहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी, वो पहले दिन से श्योर थे कि ये डेथ नहीं है, ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। ये मार्क शील्ड स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे थे। सीसीटीवी की चेकिंग हुई, टीम से इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसके 2 दिन बाद ही, ये 18 मार्च की बात है, 18 मार्च 2007 की ये बात है, और 2 दिन बाद ही 21 मार्च को पाकिस्तान का एक और मैच बचा था बस। इसको खेलने का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि टीम वैसे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। तो पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ एक मैच था। इस टीम ने ये मैच खेला, आखिरी मैच था, इसको जीता और इसको जीतने के बाद में इसको समर्पित किया बॉब वुलमर को। लेकिन जैसे ये मैच खत्म होता है, इसके अगले ही दिन 22 मार्च को मार्क शील्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर कर दिया सीधा कि ये एक मर्डर है। साथ में मार्क शील्ड ने यहाँ पे ये बताया था कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो एस्फिक्सिया है एज अ रिजल्ट ऑफ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, मतलब किसी ने गला दबाकर मारा है, गला दबाकर हत्या की है। ये चीज़ें सामने थी, मीडिया में इससे सनसनी थी। वर्ल्ड कप में एक मर्डर हुआ था कोच का। पाकिस्तान टीम यहाँ पे जो है वो वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ये टीम जो थी पाकिस्तान की, इसको मॉन्टेगो बे में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था इस पेगासस होटल से, और ये वापस जाने की तैयारी में थे। लेकिन इस बीच में
24 मार्च को एक बहुत बड़ा टर्न आता है, एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 24 मार्च का दिन था। मार्क शील्ड ने जब सीसीटीवी कैमरास को चेक किया और उन कैमरास को चेक करने के बाद ये पता चलता है उन्हें कि ये 2 लोग बॉब वुल्मर के रूम के बाहर उस दिन देखे हैं, उस रात को देखे हैं जब ये हत्या हुई है उनकी, या वो उनकी डेथ हुई है। एक बड़े कद का, एक लंबा सा इंसान था और एक छोटे कद का इंसान था। जैसे ही उन्होंने ये देखा है, इसके बाद ही यहाँ से एक टीम जो थी पुलिस की, वो मॉन्टेगो बे में जाती है। वहाँ पे जो पाकिस्तान की टीम थी, लंदन के लिए अपनी फ्लाइट लेने वाली थी, पाकिस्तान जाना था उसके बाद उन्हें, यहाँ पे जाके इस टीम को रोक लेती है। और इस टीम में टीम के कप्तान इंजमाम उल हक, असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद और टीम के मैनेजर तलत को पूछताछ के लिए यहाँ पे रोक लिया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मार्क शील्ड्स को टीम मैनेजर तलत से और असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद से ये जानना था कि तलत ने बॉब की मौत के दिन, जब उनकी मौत हुई, तो उस दिन अपना रूम क्यों चेंज किया, अपना फेक नाम बता के इसी होटल में दूसरा रूम लेने के लिए। साथ में उनको मुश्ताक से ये जानना था कि उनकी नाक पे खरोंच के निशान कैसे थे, क्या ये कोई स्ट्रगल के निशान थे कि जिस तरह से बॉब वुल्मर की डेथ हुई है यहाँ पे। साथ ही उनको इंजमाम उल हक से ये जानना था कि वो उस रात कहाँ पे थे, वो क्या कर रहे थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिखा था वो उसी हाइट हेल्थ का इंसान था। तो ये सब चीज़ें उन्हें जाननी थी। अब जब ये लोग सामने आते हैं तो तलत से पूछा गया कि आपने 12th फ्लोर से, आपका जो रूम था वो 17th फ्लोर पर क्यों लिया, और आपने अपना फेक नाम बताया वहाँ पे न्यू मैन करके। तो ये बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने ये बताया मार्क शील्ड्स को कि वो डरे हुए थे, जिस तरह बाकी लोग डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना रूम चेंज किया। मुश्ताक से पूछा गया कि आपकी जो नाक है उस पर एक खरोंच के निशान कैसे आए हैं। उन्होंने बताया कि वार्म अप सेशन के दौरान बॉल लग गई थी नाक पे। लेकिन इसी के साथ इंजमाम उल हक से फिर से ये पूछा गया कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, आप कहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे गया ही नहीं, मैं वहाँ पे था ही नहीं। ये सारे के सारे लोग जो तीनों थे ये शक के दायरे में थे, क्योंकि ये 3 वही लोग थे जिनका बॉब वुल्मर के जो उनका रूम था, सेम उसी फ्लोर पे 12th फ्लोर पे ही इनका रूम हुआ करता था। इनको भी वहीं पे रूम मिला था, बाकी टीम को नीचे के फ्लोर्स पे रूम थे उनके। मार्क शील्ड्स को ये 100% श्योरिटी थी उस समय तक कि ये मर्डर है, और वो इसमें साथ में ये भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कहीं बॉब वुल्मर को मैच फिक्सिंग के चलते तो नहीं मारा है, क्योंकि मैच फिक्सिंग के सारे सीक्रेट्स जो थे वो उन्हें पता थे, वो इस पर किताब भी लिखने वाले थे। और साथ में ये जो प्रेजेंट मैच हुआ है आयरलैंड के साथ पाकिस्तान का, कि आयरलैंड जैसी टीम के साथ में पाकिस्तान जैसी उस समय की शानदार टीम जो अच्छे अपने प्रदर्शन में थी, वो अचानक से हार जाती है। तो यहाँ पे इनको ये था कि सट्टेबाजों को इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है ऐसी चीज़ों से। तो यहाँ पे कहीं ये इस चीज़ की जानकारी बॉब वुल्मर को तो नहीं मिल गई थी कि कोई पाकिस्तान टीम का ऐसा शख्स था या मैनेजमेंट में ऐसा था जो मैच फिक्सिंग करवा रहा था। ये सब चीज़ों की लगातार इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन उस तरह की चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन कुछ ही दिन चली थी और कुछ इस तरह का सामने आया नहीं। साथ में बॉब वुल्मर जो थे वो एक बुक क्योंकि लिखने वाले थे, इसमें भी कई सारे सीक्रेट्स जो थे वो आउट होते। तो इसके इन सबको देखते हुए, और पाकिस्तान टीम के भी कई सारे सीक्रेट आउट होते, इन सबको देखते हुए यहाँ पे मार्क शील्ड को 100% श्योरिटी ये थी कि ये एक मर्डर है। और इसी के साथ ये भी सामने आता है इसमें कि बॉब वुल्मर की जब मौत हुई है उस दिन सुबह जब उनको ले जाया गया है 12:55 पर 15 मिनट पर हॉस्पिटल, उसके बाद में करीब कुछ ही घंटों में 6 ऐसे खिलाड़ी थे पाकिस्तान टीम के जो उस रूम में होके आए थे, जो उस रूम में जाके देख के आए थे कि कहाँ पे क्या हुआ। ये एक ऐसी चीज़ है कि क्राइम सीन पर नॉर्मली लोगों को जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पे कितने बड़े कोच की मौत हो गई थी, उसके बाद में इतना ज़्यादा स्टार्टिंग के दौरान जब टीम के लोग वहाँ पे थे, कुछ हल्की फुल्की सिक्योरिटी थी, तब इतना ज़्यादा लूज माहौल कैसे हो सकता है कि लोगों को वहाँ पे जाने दिया जा रहा हो। और लोग, क्योंकि ऐसे में जाके लोग सबूत भी मिटा के आ सकते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे सामने देखने को मिली थी। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, करीबन 15 दिन 20 दिन बीते थे, और इसके बाद ही सडनली कुछ ही दिन के बाद में मार्क शील्ड्स का जो तेवर था वो बदलता हुआ नज़र आने लगता है। जमाइकन पुलिस का मार्क शील्ड का जो रवैया था वो बदलने लगा, और इसके बाद में अचानक से ये बात बोली जाने लगी कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये हार्ट अटैक से ऐसा हुआ है, ये नेचुरल डेथ है। ये सामने जबकि आता है यहाँ पे कि जो ऑटोप्सी हुई थी स्टार्टिंग में, किंगस्टन के जो पैथोलॉजिस्ट ने जो ऑटोप्सी की थी उसमें ये सामने आया था कि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत हैं, रिपोर्ट्स उनकी गलत दी गई थी। और ये बात स्कॉटलैंड की जो डुंड यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी बताई है। उन्होंने ये बताया कि जमाइका में कई सारे, जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी कि जमाइका के अंदर जो मर्डर्स होते हैं उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट को जब उन्होंने रिव्यू किया, तो यहाँ पे ये सामने आया था कि ये जो पैथोलॉजिस्ट हैं जमाइका के, वो घंटों होने वाले ऑटोप्सी को 20 मिनट में कर देते हैं। इनको ये उसको हमेशा उसकी गलत रिपोर्ट देते हैं, और साथ में ज़्यादातर इनकी रिपोर्ट जो होती है ये क्लासीफाई नहीं कर पाते कि ये मर्डर है या फिर मर्डर नहीं है।
तो ये चीज़ भी ऐसे सामने आती है। ऑटोप्सी की रिपोर्ट में जो गलतियां थी वो यहाँ पे दिखती हैं। बॉब की मौत के 1 महीने बाद, करीबन इस 1 महीने के बाद में 3 ऐसे कॉन्टिनेंट थे, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जिन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की दोबारा। 400 लोगों के साथ में पूछताछ हुई इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन कहीं से भी किसी के तरफ से भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। कोई इसमें कभी इन्वेस्टिगेशन अपने एंड तक नहीं पहुंच पाई। कभी भी उसको ये नहीं हुआ कि कहाँ पे क्या चीज़ उस दिन बॉब वुलमर के साथ में हुई थी। ये शायद इसलिए कि कोई सच को सामने लाना नहीं चाहता था। 45 दिन बीत जाते हैं और 45 दिन के बाद 12 जून 2007 को जमाइकन कॉन्स्टेबलरी फोर्स ने ये अनाउंसमेंट किया और ये बताया कि बॉब वुलमर की जो डेथ है वो एक नेचुरल डेथ है, इसमें कोई भी मर्डर नहीं हुआ है, और साथ में ये कहा कि यहाँ कोई भी खूनी नहीं है। इसके बाद पूरी मीडिया ने और जो लोग थे, जो बॉब वुलमर के साथ के लोग थे, उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जमाइका की और वेस्ट इंडीज़ की जो रेपुटेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी अगर ये साबित हो जाए कि वर्ल्ड कप के अंदर उनके होस्टिंग में एक कोच की, एक वेल नोन कोच की मौत हो गई है, उसको मार दिया गया है। तो इन सब को दबाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं किया गया और इस केस को क्लोज कर दिया गया। बॉब वुलमर की जो वाइफ है गिल, केप टाउन में वो रहती थी, उन्होंने यही कहा लास्ट जो इनका स्टेटमेंट आया था इस पर, कि वो किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहती, और साथ में उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही थी कि हमसे गलतियाँ तो हुई हैं, बॉब वुलमर से भी और उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, की गई हैं गलतियाँ। अब ये चाहे वो इसलिए कह रही हूँ कि बॉब वुलमर ने जो पाकिस्तान का चैलेंज लिया था कि पाकिस्तान को कोच करने का एज अ टीम, ये उनकी गलती थी ज़िंदगी की, या कुछ और वो उससे इशारा करना चाह रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ इस केस में सामने निकल के नहीं आई और ये मिस्ट्री बन के रह गया है अभी भी। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें बॉब वुलमर की जो मौत है वो एक तरफा इन्वेस्टिगेशन, गलत ऑटोप्सी रिपोर्ट, तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के चलते लगातार कहीं क्रिकेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री की तरह देखी जाने वाली बॉब वुलमर की डेथ आज एक मिस्ट्री की तरह ही रह गई है। वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है, उसको पता नहीं चला है उसका कि आखिर बॉब वुलमर के साथ उस रात क्या हुआ था। तो ये था पूरा आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा।